तो अभी नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं छात्रों का जो भरोसा है, वो चला गया है। तो ये कैसे वापस आ सकता है? भाई एक ही तरीका है, जो नौकरी से इस्तीफा देने का कार्यक्रम है वो स्वतः सुखा है। लोग क्या सोचेंगे वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं, आज के डेट जब मैंने ज्वाइन किया IRS, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन। मैं कभी नहीं बोलता कि वो गलत डिसीजन, लेकिन जब छोड़ा तो छोड़ना भी मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था उस पॉइंट ऑफ टाइम। सर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला मैंने छोड़ा, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप वकालत में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था, हाँ हो सकता, तो फिर मतलब आप क्या करते? मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उधर से भी गया इधर से भी गया। जैसे हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि दो नाव पे पैर मत रखिए, एक ही नाव पे चलिए। अगर हर भारतीय को 3 कानून मतलब पता होना ही चाहिए, तो वो क्या आप बताना चाहेंगे? एक तो आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिहार के जो छात्र हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और साथ में सबसे बड़ी कमी क्या है? बिहार में पहले तो मैं पेरेंट्स की ताकत बताऊंगा। अच्छा। बिहार में एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, टॉप प्रायोरिटी। जी बिल्कुल। और बिहार के जो पेरेंट्स हैं अपने आमदनी का बड़ा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करने को तैयार है। कंपेयर टू एनी अदर स्टेट, दे आर रेडी टू स्पेंड मोर। जमीन बेच के पढ़ा सकते हैं, पेट काट के पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे हैं उनका परसिवरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब 6 बार 7 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम वो बिहारी बच्चा ही दे सकता है। आज के डेट में लोअर कोर्ट्स आर नॉट एक्टिंग एज फिल्टर, और करीब करीब सारे के सारे केसेस सुपीरियर कोर्ट्स को पहुंच रहे हैं। तो सर, तो लोअर कोर्ट में क्या मतलब किया जा सकता है कि वो लोग चीज़ों को सही से करें? जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, तो आप उसको क्या मानते हैं? वो आज के समय में ज़रूरत है या मजबूरी है? मजबूरी है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का आज के डेट में जैसे चल रहा है, बेस्ट ब्रेन टीचिंग प्रोफेशन में जाने को तैयार नहीं। इतने समय तक अगर आप इंटरव्यू रूम में हैं, तो आपका मतलब वहाँ से सफल होना ज़्यादा मतलब चांसेस रहेगा। कुछ लोग ऐसा बात बनाते हैं कि 20 मिनट आप अंदर है, आधा घंटा। Success in an interview is not dependent on time spent in interview. So it is quality of interview which is more important rather than time spent in interview. AI के आने का मतलब नहीं है कि सारा काम AI ही करे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, तो AI ट्रांसफार्मर तो नहीं लगा देगा, ट्रांसमिशन लाइन तो नहीं बिछा देगा। कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, कोडिंग वाले जॉब रिप्लेस हो रहे हैं, वो AI करेगा। जो पहले आप सीख के जॉब लेते थे वही सीख के आगे जॉब नहीं लेते। समय के साथ कहीं ना कहीं ढलना पड़ेगा। GST आने के बाद आम व्यापारी की जिंदगी कितनी बदली है? देखिए, GST एज ए टैक्स सिस्टम। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पुराने दर्शक हैं वो परिचित होंगे, और जो नए दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सर का नाम प्रमोद कुमार राय है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो भरोसा है वो चला गया है। तो ये कैसे वापस आ सकता है? एक ही तरीका है कि आगे से ये लीक ना हो। जी। और लीक कैसे रुकेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर को बदल देंगे और लीक रुक जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मिनिस्टर के समय में लीक हुआ है और पहले लीक नहीं हुआ है। आप ये भी एज्यूम करके चलिए कि जिसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सीट्स लिमिटेड है, स्कार सीट है, तो लोग लीक करने की कोशिश में भी लगे रहेंगे। तो आप कैसे रोकेंगे? आपको सिस्टम को इतना फुल प्रूफ करना है कि चाह के भी कोई लीक नहीं कर पाए। अब आज के डेट में लीक क्यों हो रहा है? जहां भी पेपर बेस्ड टेस्ट है तो आप क्वेश्चन सेट करते हैं, तो क्वेश्चन सेट करने वाला लीक कर सकता है। क्वेश्चन सेट करके आपने जहां रखा है वहां से लीक हो सकता है। प्रिंट कर दिया और एग्जाम के 15 दिन पहले प्रिंट हो गया, तो ये जो 15 दिन का विंडो है ये बहुत लंबा विंडो है जिसमें लीक हो सकता है। आप जितना ही ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे, जितना आप पेपर के एग्जिस्टेंस में आने से और एग्जाम तक का जो विंडो है उसको जितना छोटा करेंगे, लीक की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। तो एक तो है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दो कि क्वेश्चन क्या है किसी को एडवांस में मालूम ही नहीं है। एक बड़ा पूल है क्वेश्चन का और उसमें से हर एक कैंडिडेट को क्वेश्चन सेलेक्ट होके जाएगा, तो किसी को मालूम नहीं है। ठीक है,
अब इसको भी ये रियल टाइम टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले से फाइनलाइज कर दिया तो हैकिंग हो सकती है। यदि आपको पेपर बेस्ड रखना है, क्योंकि शायद इंफ्रा नहीं हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने के लिए, तभी भी बहुत सारे टेस्ट है जो आपको पेपर बेस्ड टेस्ट करना है। तो उसके लिए आपने जो क्वेश्चन तैयार किया, एक बड़ा पूल तैयार किया, और जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो सेट एग्जाम के लेटेस्ट से 2 घंटा पहले तैयार होता है। 2 घंटा पहले तैयार हुआ, और जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आप एक हाई स्पीड प्रिंटर लगा दीजिए, एंड क्वेश्चन को सिस्टम में आप एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा पहले अपलोड कीजिए। बिल्कुल, ठीक है। तो 1 घंटा के पहले तो सिस्टम में नहीं है, ना उसकी हैकिंग हो सकती है, ना किसी को एक्सेस है। 1 घंटा पहले अपलोड हुआ, और उसी टाइम में एग्जामिनेशन सेंटर पे डाउनलोड करके उस क्वेश्चन की प्रिंटिंग। तो लीक करने के लिए जो विंडो है वो तो 1 घंटे का रहा। अच्छा, बच्चे जो हैं एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे पहले या 1 घंटा पहले वैसे ही एंटर कर जाते हैं। तो एक तरीके से जब आप क्वेश्चन अपलोड करते हैं, बच्चे ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर के अंडर है, उसके अंदर है, और उसमें आपने अपलोड किया, उसी समय प्रिंट किया, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया। और आजकल जो हाई स्पीड प्रिंटर है, तो 1 घंटे के अंदर किसी सेंटर पे यदि 1000 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं, तो 2000 प्रिंट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप लीक होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हटा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर डिजिटल और जो ट्रांसपेरेंट बनाने का जो समय है वो आ चुका है। हाँ, आज के डेट में चेंज ऑफ हार्ट करा के आप लीक को नहीं रोक सकते। लीक को रोकने का एक ही तरीका है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सिस्टम को आप जितना मजबूत करेंगे, जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे, एंड पेपर के एग्जिस्टेंस में आने से बच्चों तक पेपर के पहुंचने में का जो टाइम विंडो है उसको जितना छोटा करेंगे, लीक की पॉसिबिलिटी और उसका सर्कुलेशन उतना कम होगा। जैसे अभी हाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन में लीक हुआ, सेटिंग में लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से मल्टीपल जगह से लीक हुआ है। और जिसको क्वेश्चन आ गया, फिर वो दूसरे को फोन करता है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले सर्कुलेट करता है। तो यदि ये विंडो ही 1 घंटे का हो गया तो लीक नहीं होगा, और लीक हो भी गया तो लीक करने वाला कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर्टेल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सर जस्ट लाइक एग्जाम से पहले जो सरकार मतलब कर रही है कि टेलीग्राम बैन कर देंगे तो चीटिंग रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो समाधान है ये टेम्परोरी है। नहीं, टेम्परोरी है, चूंकि क्या टेलीग्राम एकलौता ऐप है जिसके थ्रू आप मैसेज या पेपर ट्रांसमिट कर सकते हैं? नहीं, व्हाट्सएप से हो सकता है, सिग्नल से हो सकता है, बॉटम से हो सकता है, और आज के डेट में हजारों ऐप है। टेलीग्राम इज जस्ट वन ऑफ देम। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप, अच्छा लेटेस्ट आप बोलो कि हम इंटरनेट को ही डाउन कर देते हैं पूरे कंट्री में, तो क्या एग्जाम के लिए आप पूरे कंट्री की बाकी व्यवस्था को जियोपार्डाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की हियरिंग चल रही है, ई कोर्ट की हियरिंग चल रही है, आप इंटरनेट डाउन करेंगे, उधर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन चल रही है, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। या आर्मी को लगा देना, फौज को लगा देना, मतलब आर्मी इस चीज के लिए नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाए, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सर इस बार जो नीट पेपर लीक हुआ, आपने भी देखा होगा कि ये कुछ अलग ही ढंग का रहा। इसमें जस्ट लाइक कुछ समय पहले एक हमारे जो सीजीआई हैं उनको कॉकरोच, तो उस नाम पे एक पार्टी भी बना दी गई, मतलब सोशल मीडिया पे, और वो काफी मतलब वायरल भी हुआ। और अभी देखा जा रहा है कि इंडिया में जो उसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके करके, वो आके वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे। तो क्या आप इस बात से मतलब सहमत हैं कि केवल शिक्षा मंत्री बदल देना नीट पेपर लीक रोक देगा? नहीं, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे और उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, वो सही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का ओवरऑल सुपरविजन रहता है, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने लीक कराया है या उनके आने के पहले लीक नहीं होता था, या स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो उसमें तो केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। तो वो उनका प्रोटेस्ट एक तरीके से सिंबॉलिक है, और एजुकेशन मिनिस्टर के बदलने से सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा।
सर इसके अलावा जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, तो आप उसको क्या मानते हैं, वो आज के समय में जरूरत है या मजबूरी है? मजबूरी है आज के अच्छा। डेट में। जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का आज के डेट में जैसे चल रहा है, बेस्ट ब्रेन टीचिंग प्रोफेशन में जाने को तैयार नहीं है आज के डेट में। क्योंकि जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें कौन अपीयर हो रहा है, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 12 के बेसिस पे नीट में अपीयर हो रहे हैं, जेई में अपीयर हो रहे हैं। तो 12 तक बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूल में टीचर कौन होता है, वो नॉर्मली या तो बीए हैं या बीएससी हैं और साथ में उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग किया हुआ है। तो आज आप बताएं कि एक ब्रिलियंट बच्चा वो बोले कि मुझे आगे जाके टीचर बनना है, तो नॉर्मली जो बीए बीएससी कर रहे हैं आज के डेट में लोग, वो सोसाइटी के बहुत ब्राइट लोग नहीं है। एक दो एक्सेप्शन है, बट मेजॉरिटी एज ए क्लास वो बहुत ब्राइट लोग नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए वो, हाँ, वो एक तरीके से लास्ट प्रोफेशन बन गया है। और ऊपर से गवर्नमेंट रेगुलेशन है कि ट्रेंड होना चाहिए तभी आप टीचर बनेंगे। तो बीएड करने वाले लोग भी बहुत ब्राइट नहीं है। तो अधिकांश टीचर इस लायक नहीं है कि वो जेई या नीट के सिलेबस को पढ़ा सके। तो बच्चे चाह के भी स्कूल वाले टीचर से पढ़कर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में असमर्थ है। और इसीलिए वो नॉन अटेंडिंग स्कूल का कंसेप्ट चालू हो गया है और बच्चे फिर कोचिंग की ओर रुख कर रहे हैं। और आज के डेट में कोचिंग में कौन पढ़ा रहा है? रेगुलर स्कूल का टीचर नहीं पढ़ा रहा है। वो बीटेक किए हुए लोग हैं, एमबीबीएस किए हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो स्कूलों में टीचर नहीं है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी कोचिंग थे। तो उस समय कोचिंग में जो टीचर पढ़ाते थे वो रेगुलर स्कूल कॉलेज के ही टीचर हुआ करते थे। आज से 30-35 साल पहले या 40 साल पहले काफी अच्छे ब्रेन टीचिंग प्रोफेशन में जाते थे, लेकिन आज के डेट में अच्छे ब्रेन टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों की मजबूरी भी है कि वो कोचिंग पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा भारत में पॉपुलेशन है, सीट्स लिमिटेड हैं, वहाँ जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर कोचिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यदि इसको दुरुस्त करना है तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ मूलभूत सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक रेगुलर स्कूल कॉलेज में टीचिंग बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा, सम्मानजनक नहीं रहेगा, मोनेटरली ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा, तब तक अच्छे ब्रेन उधर जाएंगे नहीं। और नहीं जाएंगे तो कोचिंग का वर्चस्व फिर बना रहेगा। जी। तो सर इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो है वो बिहार पे करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बिहार से निकले हैं और आज जहाँ तक भी पहुँचे हैं कहीं ना कहीं वहीं से जो आपका शुरू का एजुकेशन रहा है। तो आप क्या मानते हैं बिहार के जो छात्र हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और साथ में सबसे बड़ी कमी क्या है जो आपको लगता हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए, बिहार में पहले तो मैं पेरेंट्स की ताकत बताऊंगा। अच्छा। बिहार में एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, टॉप प्रायोरिटी। जी बिल्कुल। और बिहार के जो पेरेंट्स हैं अपने आमदनी का बड़ा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करने को तैयार है। कंपेयर टू एनी अदर स्टेट, दे आर रेडी टू स्पेंड मोर। जमीन बेच के पढ़ा सकते हैं, पेट काट के पढ़ा सकते हैं। एक जो बच्चे हैं उनका परसिवरेंस लेवल बहुत ज्यादा है। मतलब 6 बार 7 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम वो बिहारी बच्चा ही दे सकता है। बिल्कुल, 10-10 बार मैंने सुना। ठीक है ना? हाँ, मेडिकल नीट टेस्ट बार बार दे रहे हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ये परसिवरेंस लेवल बिहार के बच्चों का बहुत ज्यादा है, और जिसके चलते ज्यादा कंपेयर टू अदर स्टेट्स ज्यादा नंबर में उनका सिलेक्शन भी होता है। अब कमी की जब आप बात करें तो कमी भी यही है, जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेस है। बिहार में गवर्नमेंट सर्विस का इतना क्रेज है, और गवर्नमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब एकोमोडेट नहीं कर सकता है। तो बिहार के बच्चों ने ये ठान लिया कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो कुछ तो सिलेक्ट होंगे, बाकी स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो सिलेक्ट नहीं होंगे। और जो इतना सारा साल बिताने के बाद जब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर निकलते हैं
तो वो किसी काम के लायक नहीं बचते। बिल्कुल। इसलिए मैं बिहार के बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी एग्जाम देना है, आप 2 साल से ज्यादा किसी एग्जाम को ना, आपको जितना भी मेहनत करना है उस 2 साल में कीजिए, जी जान से कीजिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप अल्टरनेट प्लान बी रखिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े अच्छे अच्छे ऑफर हैं, अच्छे अच्छे जॉब एवेन्यूज हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो आप प्राइवेट सेक्टर को माइनस करके मत चलिए। इंटरप्रेनर, अपना रोजगार शुरू करना, भाई दूसरे स्टेट के लोग अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब लाइफ डज नॉट एंड विथ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस के बाहर भी चीज़ है। तो ये बिहार के बच्चों में कमी है कि वो सरकारी तंत्र के बाहर झांकना नहीं चाहते, देख नहीं पाते, और पेरेंट्स भी उनको दिखाना नहीं चाहते। पेरेंट्स भी फोर्स करते रहते हैं एक तरीके से कि मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ, तुम लगे रहो और गवर्नमेंट में ही घुसना है। सर, जैसे आप पेरेंट्स का जिक्र किए हैं, तो ये भी जरूर बताते चलिए कि क्या जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो ये सरकारी नौकरी में जाने का जो एक लक्ष्य होता है या पीछे से दबाव होता है, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है कि अगर सरकारी नौकरी में जाओगे तो अच्छा रिश्ता आएगा, शादी होगा। इसमें सच्चाई मानते हैं क्या आज के भी दौर में? मैं इसका असली कारण जो है बिहार के पिछड़ेपन को दूंगा। पिछड़ेपन को दूंगा। देखिए, कोई बच्चा डेवलप्ड कंट्री में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क में है, टोक्यो में है, तो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट महान नहीं लगते। बिल्कुल। इंडिया के अंदर भी दिल्ली मुंबई में गवर्नमेंट सर्विस का वैसा क्रेज नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के भी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। लेकिन जब आप गांव में चले जाएं, छोटे तालुका में चले जाएं, तो वहां का सबसे बड़ा आदमी कौन है? सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। प्राइवेट सेक्टर से ऐसा कोई है ही नहीं जो जिले में 1 to 10 में आता हो। तो आप वही बनना चाहते हैं जो आसपास आप देखते हैं। तो जहां इंडस्ट्री नहीं है वहां आप सरकारी तंत्र के बाहर किसी को इंपॉर्टेंट पाते ही नहीं है, इसलिए वो क्रेज है। जो गांव का आदमी है उसके लिए पुलिस का कांस्टेबल भी बहुत बड़ा है, तो उसका कांस्टेबल के लिए भी क्रेज है। अब जो डेवलप्ड जगह पे है, जहां इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर है, उसके नजर में कांस्टेबल बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, तो वो कांस्टेबल बनने के लिए नहीं मरा जा रहा है। तो बिहार में जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं ऐसा वो सोचते हैं, उसका कारण है वहाँ की बैकग्राउंड। हम लोग भी जब सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए, यदि मैं वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करता होता तो शायद मैं सिविल सर्विसेज नहीं देता। बट चूंकि वी कम फ्रॉम इकोनॉमिकली अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, और वहाँ पे आसपास के जितने लोग हैं वो इतना महिमा मंडित करते हैं सिविल सर्विसेज को, तो फिर आपको लगता है कि यदि आप पास कर सकते हो एग्जाम तो वही बन जाओ जिसको सब लोग महान बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस के पीछे अत्यधिक क्रेज का मेन कारण है कि वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, दूसरे तीसरे एवेन्यूज नहीं है, और वहाँ की सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो सारे लोग उसके पीछे क्रेजी हैं। जी सर, जैसे अभी स्टूडेंट्स में ही बात हुआ है तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। जैसे आज के समय में AI का दौर है, अगले 10 साल में ऐसी कौन सी स्किल है जिसको सीखने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए? समय जो है परिवर्तनशील है, और एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो भी चेंज हो रहा है, जॉब स्किल भी चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहला तो AI को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है और आपको उसको समझना पड़ेगा। आप AI से आंख मूंद के आगे नहीं चल सकते हैं, तो आपको AI का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। अच्छा, AI के आने का मतलब नहीं है कि सारा काम AI ही करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, तो AI ट्रांसफार्मर तो नहीं लगा देगा, ट्रांसमिशन लाइन तो नहीं बिछा देगा, ठीक है। वो जो सॉफ्ट जॉब है वो सब करेगा, बट जो हार्ड वर्क है वो तो ह्यूमन बीइंग ही करेंगे। तो जैसे आज के डेट में काफी लोग जो कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं या कर रहे थे, कोडिंग वाले जॉब रिप्लेस हो रहे हैं, वो AI करेगा। सो जो पहले आप सीख के जॉब लेते थे वही सीख के आगे जॉब नहीं लेंगे, समय के साथ कहीं ना कहीं ढलना पड़ेगा। हाँ, तो सॉफ्टवेयर में जो हाई एंड जॉब है वो सारे बरकरार रहेंगे,
बट जो लो एंड जॉब है वो एआई लेके चला जाएगा। वैसे ही बहुत सारा जो क्लेरिकल जॉब था वो एआई करेगा। तो आप अब क्लेरिकल जॉब के लिए अपने को ट्रेन करेंगे तो शायद आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टी लर्निंग। टी लर्निंग का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज पता होना चाहिए, बट एक किसी एरिया में आपकी बहुत डीप लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है। सो अब वो एरिया देखिए, जितने भी एरिया हैं आज के डेट में उसमें से कोई भी बंद नहीं होने वाला है। ना एरोस्पेस बंद होने वाला है, ना इलेक्ट्रिकल का फील्ड बंद होने वाला है, ना मैकेनिकल का फील्ड, ना सिविल का। चलना सबको है, बट हर एक फील्ड में जो नेचर ऑफ जॉब है वो चेंज हो रहा है। तो आपको एआई सीखना पड़ेगा। हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल है, और एआई सीखते हुए आप अपने स्किल डेवलप करते हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर होगी। कहीं ना कहीं जो एआई है उसको आप अपने हिसाब से जो देता है उसको कलेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो एक बुक है टुन टुन, उसको मैंने पढ़ा जब पिछली बार आया आपसे वो बुक लेके गया। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है गांव से आईआईटी का जो आपका सफर था, तो क्या आपके गांव में आईआईटी पॉपुलर था शुरू से ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव में आईआईटी कोई जानता नहीं था, और मुझे एक मैगजीन के थ्रू पता चला कि इस नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, और फिर हम लोगों ने तैयारी की और सिलेक्ट हुए। वो एक अलग स्टोरी है। सिलेक्शन होने के बाद यदि हम किसी को बताते थे कि आईआईटी में पढ़ते हैं, खासकर अपने गांव में या इवन बेतिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो लोग पूछते थे कि ये कहाँ। तो हम बोलते थे आईआईटी कानपुर। तो बोलते थे जब आईटीआई करना था तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, बेतिया में आईटीआई है। तो वहाँ आईआईटी को लोग आईटीआई ही समझते थे। और यंग एज में एक टफ कंपटीशन पास करने के बाद हम लोग बोलते थे कि ये जो आईटीआई नहीं है, आईआईटी है, और इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ऐसा नहीं था कि हमने कहा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज और उन्होंने मान लिया। उनको लगता था कि ये बच्चा फेंक रहा है। लेकिन बिहार की जो डायनेमिक्स है, कुछ एक लोगों को मालूम होता ही है। तो मेरे शादी के लिए एक रिश्ता आने लगा। अच्छा। और मैं फर्स्ट ईयर में था, और वो जब भी आते थे हमारे पिताजी से उनकी बात होती थी, तो वो एक 4 व्हीलर पे आते थे। कमांडर हुआ करता था, महिंद्रा कमांडर, और बोलते थे कि ये आप रख लीजिए, ये समधी जी के लिए है। अच्छा। और बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और गांव वाले इस को बड़े अजीब तरीके से देखते थे, क्योंकि जो सज्जन शादी का प्रस्ताव लेके आ रहे थे उनकी जो आर्थिक हैसियत थी हमारे आर्थिक हैसियत के 100 गुना या उससे ज़्यादा। उनके पास पेट्रोल पंप वगैरह बहुत सारे थे। तो लोगों के समझ में ये नहीं आता था कि जिसका घर नहीं है ढंग से, और गरीब घर से बच्चा आता है, और इसके घर ये इतना समृद्ध आदमी रिश्ता लेके क्यों आ रहा है। फिर उन लोगों ने एक रिवर्स कैलकुलेशन किया कि एक ही चीज़ तो बदला है कि बच्चा बोल रहा है कि आईआईटी में पढ़ता है, और उसके बाद ये रिश्ते आने लगे। तो फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका मतलब है कि आईआईटी जरूर ही कोई बहुत तोप चीज है। एंड वेरी सून, जो हमने बुक में लिखा है कि वेरी सून द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस disappeared from the sleepy village of Champaran, and IIT became a popular household name, not because of success of IITians in Silicon Valley, rather on account of visit of people with marriage proposals. तो फिर आईआईटी बहुत पॉपुलर नाम हो गया, और हर घर में बच्चे को मिसाल दिया जाने लगा कि तुम भी आईआईटी में जाओ तो तुम्हारे लिए भी बड़े घर से रिश्ते आएंगे। तो सर, जैसे जो शादी का आपके पास आने लगा, तो क्या ये सारी चीजें आपके आईआईटी कानपुर में कहीं पहुंची कि आप इधर आए हैं तब तक उधर आपका शादी का बात चल रहा है? हाँ, फ्रेंड सर्कल में भी ये चर्चाएं होती थी। और खैर आईआईटी में आने के बाद कई सारे लोगों के रिश्ते आते थे, तो कई बार मजाक भी होता था। हमारा एक बंगाली दोस्त था, प्रशांत घोष, जिसको हम लोग टिमटिम बोलते थे। तो टिमटिम बोलता था कि ये इतने ज्यादा बिहारी कंपटीशन में क्यों पास करते हैं। बोले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो बोला कि हम क्या है आईआईटी आ गए तो भी उसी गर्लफ्रेंड से शादी होगा,
नहीं आते तो भी उसी से होता। लेकिन जो बिहारी है, द मोमेंट यू एंटर इनटू आईआईटी, तुम्हारी शादी एक बड़े घर में होती है और बड़े घर से प्रपोजल आते हैं। कल को तुम सिविल सर्विसेज में चले जाओगे तो और बड़े घर से शादी का रिश्ता आएगा। सो देयर इज ए स्पेसिफिक मोटिवेशन फॉर बिहारीज टू डू वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और जिसके चलते आप लोग जी जान से मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करते हो। जी सर, अब बाकी दोस्तों आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन सर बुक में एक और चैप्टर है जो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा, वो आईआईटी से जुड़ा हुआ है कि स्ट्रगल क्या वहाँ भी था। हाँ, जो हम लोग की जर्नी रही, चूंकि प्राथमिक शिक्षा तो भोजपुरी में हुई, फिर जो 12 हमने किया वो प्योर हिंदी मीडियम में किया, और जब हम लोगों ने कंपटीशन का सोचा तो हमें हमेशा ये लगता था कि अंग्रेजी में एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उन दिनों अंग्रेजी में एग्ज़ाम हुआ करता था, इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर हुआ करता था। हालांकि लकीली जब हमारा एग्ज़ाम देने का समय आया तो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर हट गया और हम लोग जैसे तैसे अंग्रेजी में एग्ज़ाम लिखे। लेकिन जब आईआईटी कानपुर पहुँचे तो अधिकांश बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आए थे कि उनको अंग्रेजी के साथ कोई समस्या नहीं थी, और पूरा का पूरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। तो हम तो क्लास में कुछ समझ में नहीं आता था। प्रोफेसर सारे अंग्रेजी में पढ़ाते थे, एक शब्द हिंदी का नहीं बोलते थे। तो जब भी हमने इंग्लिश पे फोकस किया तो फिजिक्स गायब, और फिजिक्स पे फोकस किया तो इंग्लिश गायब। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा। कई बार थोड़ा डिप्रेसिंग भी लगता था कि ऐसा तो नहीं कि हम इधर फेल कर जाएंगे, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। और ऊपर से जो फर्स्ट ईयर था उसमें थोड़ी रैगिंग भी हुई शुरुआती दौर में। देन एक मॉर्निंग कंपलसरी फिजिकल एक्टिविटी होता था, फिर उसके बाद आपके क्लासेज होते थे, सेकेंड हाफ में लैब वगैरह होते थे, सरप्राइज एग्जाम होता था विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ डेट। जो लैब होता था वो भी एक एग्जाम जैसा ही है कि वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना है, उसका रिपोर्ट बना के जमा कर देना है। फिर शाम में फिर से एक फिजिकल एक्टिविटी थी, वो कंपलसरी थी, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी था। तो फर्स्ट ईयर बड़ा ही स्ट्रगल के साथ बीता, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते आदत लग गई और अंग्रेजी भी समझ में आने लगी। तो फिर उसके बाद मामला बड़ा आसान हो गया। कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी दोनों तरीके से वहाँ पे बिल्कुल तैयार किया गया। बिल्कुल जी सर। सर इसके बाद एक और किस्सा है कि जब आप आईआईटी कानपुर से तो आप पास आउट हो गए, आप यूपीएससी किए। यूपीएससी करने के बाद जब आपका इंटरव्यू वाला जो किस्सा है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो भी किस्सा बहुत मुझे मजेदार लगा तुन बुक में। जी जी। मैं हमेशा दिल से आंसर करता हूँ जी, और एक रटी रटाई चीज में भरोसा नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करो। तो मुझे जो सही लगता है मैं वही जवाब देता हूँ। तो इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा गया। इंटरव्यू बोर्ड ने बोला कि आपका एक बड़ा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, आपने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, और सिविल सर्विसेज में हमें जनरलिस्ट चाहिए जो सब कुछ समझते हैं। तो शायद आपके जैसा एक स्पेशलिस्ट सुटेबल नहीं होगा सिविल सर्विसेज के लिए। और मैंने बोला कि मैं बोर्ड के इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग जनरलिस्ट समझे जाते हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स, दे आर नॉट जनरलिस्ट, एंड पीपल लाइक अस जिन्होंने बीटेक किया है, जिनको आप स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम जनरलिस्ट हैं। तो उन्होंने बोला कैसे? तो मैंने बोर्ड को बताया कि क्लास 7 के बच्चे को या क्लास 8 के बच्चे को हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, साइंस भी पढ़ा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ा सकते हैं। साइंस तो हम क्लास 12 के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, जबकि जो ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट है वो क्लास 7 को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता है, साइंस नहीं पढ़ा सकता है। बीटेक में कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं। शुरू के जो 2 साल होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें हमने एक दो पेपर इलेक्ट्रिकल का किया, मेटलर्जी का किया, मैकेनिकल का किया, ह्यूमैनिटीज के भी पेपर पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़ा, इंग्लिश का पेपर था, साइकोलॉजी का पेपर था। तो एज ए बीटेक वी आर नॉट इलिटरेट in other engineering disciplines also. We know something about electrical, something about computers, mechanical, etc. On the other hand,
जो ह्यूमैनिटी ग्रेजुएट है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेटलर्जी के बारे में कुछ नहीं मालूम, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं मालूम, यहाँ तक कि they are not comfortable in subjects like physics, mathematics, even for class 8th, 9th boys and girls. So when we understand all other subjects to some extent, तो हमें सुपर स्पेशलिस्ट कहना ठीक नहीं है, वी आर जनरलिस्ट। तो बोर्ड को शायद ये जवाब बहुत पसंद नहीं आया, बट दिल से हमने सोचा और आज भी मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग का एजुकेशन है उसमें हमारी एक्सपोजर इज मच मोर वाइडर कंपेयर टू एनी अदर डिसिप्लिन। तो सर जैसे आपने बोला कि मैंने दिल से बोला इंटरव्यू में, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि शुरू से ही एक इंटरव्यू को लेके लोगों के मन में एक आप कह सकते हैं भ्रम बनाया गया है कि जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे कम बोलना होता है, या जिसका जवाब नहीं पता है आगे आगे मत बोलो। तो जैसे सर आपने गट्स दिखाया, जो आपके मन में फीलिंग्स था उसको सामने रखा, आपके उस जवाब से वो लोग सहमत भी नहीं थे जहाँ तक आप बता रहे हैं। तो आज के टाइम में कोई स्टूडेंट अगर सरकारी नौकरी लाइक बीपीएससी, यूपीएससी या कुछ भी की तैयारी करता है तो वो इंटरव्यू में कैसे जाए, लाइक क्या कॉन्फिडेंस लेके जाए? जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप कुछ प्रिजम्पशन के साथ जाइए। पहला तो ये है, आप ये मान के चलें कि इंटरव्यू बोर्ड को बहुत आता है और आपसे ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो इस प्रिजम्पशन के साथ जाएंगे तो आप ब्लफिंग नहीं करेंगे। दूसरा है कि जो भी मुद्दे हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के साथ हमेशा सहमत हो, आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। आप अपने स्टैंड को यदि जस्टिफाई करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कि एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कंटेम्पररी सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप इंटरव्यू में बिल्कुल इस एक्सटेंट पर रेडिकल नहीं हो सकते हैं कि आप जो देश की एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था है उससे हट के आप कुछ वहाँ बोलने लगे। अदरवाइज जो आपको सही लगता है आप वही जवाब दें, और आपका जो भी जवाब है वो आप जस्टिफाई करने की स्थिति में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर जैसे जो इंटरव्यू होता है उसको लेके जो डर रहता है, डर को कहीं ना कहीं आप बाहर रख सकते हैं। लाइक बहुत बच्चों का ये डर रहता है कि इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, मन में डर रहता है। नहीं, देखिए कुछ डर तो स्वाभाविक है, यू आर बीइंग टेस्टेड। तो ये वैसे नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ जैसे गप कर रहे हैं वैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड में चले जाएंगे। कुछ डर लाजमी है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, पहले थोड़ा मॉक इंटरव्यू करें तो आपका ये डर निकल जाएगा। और इंटरव्यू लेने वाले लोग भी हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, और कभी यदि आप थोड़े नर्वस हैं तो इस बात को वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इंटरव्यू दिया है और उन्होंने भी फेस किया है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। एक एडवाइस मैं हमेशा दूंगा कि ब्लफ करने की कोशिश ना करें। आप ये ना समझे कि इंटरव्यू बोर्ड को क्या शायद नहीं मालूम होगा, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वो आप ना बोलें। इश्यू पे आप अपने स्टैंड ले सकते हैं और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एवरीबडी नोज कि इट इज एक्सेप्टेबल टू डिसएग्री। तो डिसएग्रीमेंट होने का मतलब नहीं है कि आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है। बिल्कुल सर। तो सर क्या कोई उसमें आप एक बता सकते हैं कि इतने समय तक अगर आप इंटरव्यू रूम में हैं तो आपका मतलब वहां से सफल होना ज्यादा मतलब चांसेस रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसा बात बनाते हैं कि 20 मिनट आप अंदर है, आधा घंटा। सक्सेस इन एन इंटरव्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम स्पेंड इन इंटरव्यू। ऐसा भी हुआ है कि लोग आधे आधे घंटे रह के आए हैं और रिजेक्ट हुए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि आप 5 मिनट बिताए हैं और आप सिलेक्ट हुए हैं। सो इट इज क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू which is more important rather than time spent in interview। बिल्कुल सर। सर अब इसके बाद आते हैं सिस्टम इनसाइड इंडिया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सिस्टम को भीतर से देखा है, भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक कमजोरी आपको क्या लगती है? आज के डेट में सिस्टम बहुत रिजिड है, ठीक है, एंड जो प्रोसीजरल पार्ट है that dominates over substantive things। ठीक है, जैसे कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो जो रियल हियरिंग होनी है, जो जस्टिस डिलीवर होना है, उससे ज़्यादा हेवी उसका प्रोसीजर पार्ट हो गया। बहुत सारे डेट लग रहे हैं,
इस फॉर्मेट में आपको फाइल करना है, ये लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, इस तरीके से आपको नोटिस सर्व करना है। तो जो प्रोसीजरल जो कम्प्लेक्सिटीज हैं वो सिस्टम को ड्रैग करती है, जिसके चलते जस्टिस डिलेड है, टाइम पे डिसीजंस नहीं होते हैं। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ अप्लाई करने जाते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो रखा है। एंड इसके अलावा जो सिस्टम में करप्शन है, ठीक है, इसी प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज का बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाते हैं और करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो सिस्टम में चेंज की जरूरत है और चेंज दो तरीके से होंगे। एक तो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लानी, कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। आप ऐसा सिस्टम नहीं रन कर सकते कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तब तो यही सब होता रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा कि सिस्टम में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ह्यूमन इंटरफेस आप कम करेंगे आपका सिस्टम उतना इम्प्रूव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पासपोर्ट बनना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। बिल्कुल। आप एप्लीकेशन लेके जाओ, काउंटर पे जो क्लर्क है वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि नहीं पेपर कंप्लीट नहीं है। उसी तरीके का पेपर दूसरा आदमी लेके आएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे बट आपका नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। बिल्कुल। एंड कंप्यूटर एक ही जैसे दो लोगों का पेपर में एक को एक्सेप्ट करे दूसरे को रिजेक्ट करे, ये नहीं करेगा, ठीक है। फाइल गायब नहीं होती है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। मैनुअल प्रोसेस में बोलते थे फाइल नहीं मिल रही है। तो चूंकि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ों को टाइम बाउंड कर दिया, तो पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया है, वहाँ करप्शन करीब करीब गायब है। तो हर एक फील्ड में जो बॉटलनेक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है, तो उससे सिस्टम इम्प्रूव होगा। जैसे सर एक ईमानदार अधिकारी होता है तो उसके ऊपर आप क्या मानते हैं सबसे ज्यादा दबाव किसका होता है? लाइक सिस्टम का होता है या राजनीति का होता है या समाज का होता है? देखिए, यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो मैं ये मानता हूं कि वो अपनी ही इच्छा के तहत भ्रष्ट है। सिस्टम दबाव डाल के उसको भ्रष्ट बना दे, ये इंस्टेंसेस कम होता है। लोग खुद ही भ्रष्ट बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ये एक सामाजिक समस्या है। जैसे किसी के घर उसका अपना बच्चा अफसर बनता है, पुलिस में जाता है, आईएएस अफसर बनता है, तो घर के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ईमानदार अफसर बने, या वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भ्रष्ट बने? आंसर यहाँ से मिलेगा। सात पुश्त बैठ के कैसे खाए। यदि ऐसी सोच है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन दुरुस्त हो जाएगी फिनेंशियली, इसका मतलब कि आप खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बहाना है कि हमको कोई दबाव डाल रहा है। असल दबाव आपका अपने आप का दबाव है, ठीक है। आप खुद उसमें बह जाते हो। कई बार अफसर ज्वाइन करते हैं, शुरू के दिनों में ऑनेस्ट होते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है और उनके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो खुद वो करप्ट बन जाते हैं। जी सर, जैसे कुछ दिन पहले आया था कि जो कुछ आईएएस लॉबी थी वो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जगह पे जमीनें मतलब वो लोग खरीद रहे थे जहाँ पे मतलब हाईवे निकलने वाला था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक करप्शन का निशानी दिखता है। हाँ बिल्कुल, जो पॉलिसी डिसीजन है और जिसको पहले से मालूम है, इट्स लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। चूंकि जहां से हाईवे निकलेगी तो हाईवे निकलने के पहले जो लैंड का रेट होगा और हाईवे निकलने के बाद लैंड का रेट होगा, जमीन आसमान का उसमें फर्क आता है। तो जिसको ये पहले से मालूम है और उसने अपने क्लोज ग्रुप में शेयर करके और उस जगह पे पहले से ज़मीन ले लिया, तो जैसे ही हाईवे निकलेगी उनका जो एसेट है वो 10 गुना 20 गुना 100 गुना होगा। तो वो 100 गुना इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने बड़ा मेहनत किया, वो 100 गुना इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जो केवल उन्हीं को मालूम था। जी सर। तो वो भी करप्शन का एक प्रकार है। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि जैसे ये सारी बातें हम लोग करप्शन पे कर रहे हैं, आज के समय में भी ईमानदारी के साथ सिस्टम में लंबे समय तक टिका जा सकता है? नहीं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम में ईमानदार हैं।
यदि सारे के सारे लोग करप्ट होते तो सिस्टम चलता नहीं। अभी भी देश की जो व्यवस्था है बेस्ट नहीं है, तो भी बहुत सारे देशों से बेहतर है। तो सारे के सारे लोग करप्ट होते तो देश नहीं चलता। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं और पूरे जुनून के साथ देश की बेहतरी चाहते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप खुद यदि अंदर से ऑनेस्ट हैं तो आप ऑनेस्ट बन के सिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो जैसे आप साथ में लॉ का भी काम देखते हैं, तो जीएसटी के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। जीएसटी आने के बाद आम व्यापारी की जिंदगी कितनी बदली है? देखिए, जीएसटी एज ए टैक्स सिस्टम पुराने टैक्स सिस्टम की अपेक्षा बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि जीएसटी आने के पहले यदि कोई पूरे इंडिया में काम कर रहा है तो बिहार का टैक्स का कानून अलग, यूपी का अलग, दिल्ली का अलग, उनके फॉर्म्स अलग, तो सबको समझना, सब जगह रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल काम। जीएसटी आने के बाद पूरे इंडिया में एक ही कानून है, एक ही तरीके का रिटर्न है, हर चीज सेम है, तो कंप्लाई करना आसान है। तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनके लिए तो ये काफी आसान हो गया है। लेकिन जिन लोगों को टैक्स की चोरी करनी है उनको ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखता है। ठीक है, चूंकि जीएसटी आने के बाद पहले जो लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, जैसे सेंटर के साथ कोई भी ट्रेडर सेंटर के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता था, अब वो सेंट्रल टैक्स के दायरे में भी आ गए हैं, स्टेट टैक्स के भी दायरे में हैं। तो कंप्लायंस बढ़ गया है और कुछ जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो जीएसटी में है, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए आसान हो गया और बेईमान टैक्स पेयर के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जीएसटी से जितनी भी दुकानें हैं वो रजिस्टर हो गई हैं, तो उनको भी अब टैक्स भरने का टेंशन नहीं है, क्योंकि सब एक रिकॉर्ड उनके पास रहता ही रहता है। हाँ, जीएसटी में जो कंप्लायंस है वो पूरा ऑनलाइन है। पहले फिजिकल रिटर्न होता था, आपको टैक्स ऑफिस में जाके जमा करना है, फिर वहाँ फिजिकल है, ह्यूमन इंटरफेस है, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा रिटर्न। यहाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और चोरी के लिए समस्या इसलिए है कि जीएसटी में ट्रांजैक्शन वाइज रिटर्न फाइल होता है, समरी रिटर्न नहीं है। मतलब आपने किस डेट पे किसको बेचा, कितने पैसे में बेचा, इनवॉइस पे डिस्क्रिप्शन क्या था, गुड्स के केस में किस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सारी चीजें रिटर्न का पार्ट है, कैप्चर हो रहा है। तो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख सकते हैं कि आपने कितनी इनवॉइस महीने में रेज की, किसको बेचा। तो इससे जो थेफ्ट है टैक्स की उसको ट्रैक करना भी पहले की अपेक्षा काफी आसान हुआ है। तो सर, जैसे अभी आप जी एस्टेट के मतलब जज भी हैं, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, जी एस्टेट बनने से आम व्यापारी को वास्तव में क्या फायदा होगा? कोई भी जो सिस्टम है उसमें डिसएग्रीमेंट होना लाजमी है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो भी सरकारी अफसर कहते हैं वो प्राइवेट ट्रेड को मान लेना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो जो भी सरकारी अफसर का स्टैंड है वो प्राइवेट पार्टी को गलत लग सकता है। तो यदि उसको गलत लगेगा तो कहाँ जाएगा? उसके लिए एक फोरम होना चाहिए। तो जीएसटी के अंदर पहला फोरम तो डिपार्टमेंट के अंदर है, पहले 2 फोरम डिपार्टमेंट के अंदर है। उसके बाद भी यदि डिस्प्यूट बरकरार रहता है तो ये सेकंड अपेलेट अथॉरिटी है, तो वो जीएसटी-80 के सामने आएगा। और जीएसटी-80 एक स्पेशलाइज्ड टैक्स कोड है, उसके सामने केवल जीएसटी के ही डिस्प्यूट आएंगे, दूसरे तीसरे डिस्प्यूट नहीं आएंगे। और आप फैक्चुअल डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हैं, लीगल डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर की जो फोरम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां आप केवल लीगल इशू रेज कर सकते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही बहुत बर्डन है, हर तरीके का केस उनके पास जा रहा है। तो एक तरीके से ट्रेड के लिए डिपार्टमेंट के बाहर जीएसटी-80 पहला न्यूट्रल फोरम है जो रियली सारे डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा। तो जहां भी डिस्प्यूट है, डिपार्टमेंट के साथ ट्रेड का डिसएग्रीमेंट है, वो सारे इशू जीएसटी-80 के साथ सेटल होंगे। तो जो ट्रेड है, व्यापारी लोग हैं, उनको काम करने में सुविधा होगी। कहीं ना कहीं जीएसटी-80 जो है वो
फैसले लेने में मतलब उसमें आसानी रहेगी, जो भी उससे जुड़ा हुआ मामला रहेगा। हाँ, ये एक एक्सपर्ट बॉडी है जीएसटी के लिए, और डेडिकेटेड बॉडी है जीएसटी डिस्प्यूट के लिए। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स हैं उसका फास्टर डिस्पोजल। बिल्कुल सर। अभी जज हैं तो उस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपको जुडिशरी सिस्टम में सिर्फ एक नियम बदलने का अधिकार मिले तो आप क्या बदलेंगे? देखिए, जुडिशरी से आम पब्लिक की क्या शिकायत है आज के डेट में? भरोसा है सबका, चाहे जो भी हो जाए, अंत में आदमी यही बोलता है कि आपको कोर्ट लेके जाऊंगा। समस्या ये है कि डिले काफी हो रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सारे डेट्स लगते रहते हैं कोर्ट में। किसी पर्टिकुलर दिन में बहुत सारे एडवोकेट आते हैं, पर उनका मैटर तो उस दिन सुना नहीं जाता है, तो लोग जाते हैं और कोर्ट से लौट के आ जाते हैं। एडवोकेट्स का भी टाइम वेस्ट होता है। दिन भर आप बैठे, आपका मैटर नहीं आया, आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कार इस्तेमाल कर रहे हैं, फालतू में पेट्रोल डीजल जला रहे हैं। तो यदि हम सारे लिटिगेंट को एक फिक्स टाइम दे दें, अभी क्या है, अभी के सिस्टम में सबको सवेरे बुला लिया और मालूम नहीं कि उसका केस होगा कि नहीं होगा। तो यदि हम सबको एक फिक्स टाइम दें कि आपके केस का ये टाइम है, किसी को 11 बजे, किसी को 11:30, किसी को 11:45, और उस टाइम में उसको हम जरूर सुने जी, जैसे यूएस में होता है। हाँ, जो भी एडजर्नमेंट वगैरह का सिस्टम है वो डेट के पहले रखें कि आप करस्पॉन्डेंस करके आपको डेट लेना है ले लो। बट यदि आपका केस किसी पर्टिकुलर दिन के लिए फिक्स है तो आपके लिए एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। उससे लिटिगेंट्स का भी समय का बचत होगा, कोर्ट में क्राउडिंग कम होगी, और कोर्ट को भी सुविधा होगी कि एक फिक्स टाइम है, हम फिक्स टाइम में उसको सुनेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि ये आने वाले समय में इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में आ सकता है? फ्यूचर में क्या होगा ये कौन जानता है। एंड आई एम टू जूनियर टू कमेंट ऑन दिस, बट मेरी जो डिजायर है कि यदि ऐसा हो जाए यहाँ, तो उससे सबको सुविधा होगी और केसेस का डिस्पोजल भी फास्ट होगा। और सर, कहीं ना कहीं जो भारत में न्याय मिलने का प्रक्रिया इतना देर रहता है, उसका भी मुख्य कारण यही हो सकता है। बिल्कुल। आपको मालूम है कि एक दिन में आप 5-6 केस से ज्यादा डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, या 10 केस से ज्यादा डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन 200 केसेस लिस्ट होते हैं। तो जब 200 केस लिस्ट होते हैं, उसमें से 190 केस को तो एडजर्न ही होना है। तो एडजर्न करने के लिए हम केस की लिस्टिंग क्यों करते हैं? बिल्कुल। और सुनना 10 लोगों को है तो 200 लोगों को कोर्ट में बुलाते क्यों है? इसका कोई रेशनल नहीं है। ठीक है, और ये चीज धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो हमारे जो नीचे के कोर्ट हैं वो असल में फिल्टर का काम नहीं करते। कोर्ट सिस्टम एक पिरामिड जैसा होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यदि 1000 केस डिसाइड किया तो 900 डिसीजन से जो पार्टियां हैं सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि वो ऊपर के कोर्ट में नहीं जाए। केवल 100 केस हाई कोर्ट में आ गया, फिर हाई कोर्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट के केसेज आ गए। हाई कोर्ट ने यदि 1000 केस डिसाइड किया तो उसमें से 100 केस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सारे केस नहीं जाना चाहिए। बट आज के डेट में खासकर जो लोअर कोर्ट के डिसीजंस हैं उसकी ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो करीब करीब सारे केस हायर कोर्ट को जा रहे हैं। यदि नीचे के कोर्ट का डिसीजन का क्वालिटी अच्छा हो, यदि कोई हायर कोर्ट गया भी तो वही जजमेंट प्रिवेल होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। तो लिटिगेंट 4 बार सोचेगा कि यदि यही जजमेंट प्रिवेल होने वाला है तो मैं पैसा लगा के हायर कोर्ट में क्यों जाऊंगा। तो सुपीरियर कोर्ट का बर्डन घटेगा। बट आज के डेट में लोअर कोर्ट्स आर नॉट एक्टिंग एज फिल्टर, और करीब करीब सारे के सारे केसेस सुपीरियर कोर्ट्स को पहुंच रहे हैं। तो सर, तो लोअर कोर्ट में क्या मतलब किया जा सकता है कि वो लोग चीजों को सही से करें? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जवाबदेही होनी चाहिए। हाँ, कि आप किसी जज का परफॉर्मेंस इससे मेजर किया जाए कि उनके पास किए हुए कितने ऑर्डर फाइनली सस्टेन करते हैं। जैसे आपने 1000 ऑर्डर पास किया लोअर कोर्ट में, और आपके 1000 के 1000 ऑर्डर सुपीरियर कोर्ट ने बदल दिया, इसका मतलब है कि आपका क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत बेकार है। आपने 1000 ऑर्डर पास किया, उसमें से 900 ऑर्डर आपके अपहेल्ड हो गए सुपीरियर कोर्ट में, केवल 100 ऑर्डर में बदलाव हुआ। इसका मतलब कि आपका क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा है। तो यदि जजेस की प्रमोशन उस क्वालिटी ऑफ डिसीजन से लिंक हो जाए
जैसे जिसके सारे ऑर्डर चेंज हो रहे हैं उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, यही अकाउंटेबिलिटी है। तो आज के डेट में आपके सारे ऑर्डर ओवररूल हो रहे हैं और फिर भी आपका प्रमोशन नहीं रुक रहा है, इसका मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ विधेयक पास भी होना चाहिए सरकार के जरिए। हाँ, जो सिस्टम में जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग शुड बी लिंक्ड विद क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जो कि आज के डेट में नहीं है। क्या कानून का जानकारी नहीं होना आम आदमी को ज्यादा मतलब कठिन बना देता है चीजों को मतलब जानने में, या जो उनका फैसला होता है उसमें देरी हो जाती है? नहीं, तो है ही। जो आम आदमी है, यदि उसको कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं है तो हर आदमी उसको बेवकूफ बनाएगा। चाहे वो सरकारी तंत्र के लोग हैं, वो बेवकूफ बनाएंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, शायद उसका वकील भी उसको बेवकूफ बनाए। तो यदि वो जागरूक है और बेसिक चीजों को जानता है तो उसके लिए राह आसान होगा, कोई उसको बेवकूफ नहीं बनाएगा। बट हर चीज आम आदमी जान नहीं पाती है और इसीलिए सिस्टम आम आदमी का दुरुपयोग करता है इस तरीके से। अगर हर भारतीय को 3 कानून मतलब पता होना ही चाहिए तो वो क्या आप बताना चाहेंगे? एक तो आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 20 जो बोलता है कि किसी को उस अपराध की सजा नहीं दी जा सकती है या उस एक्शन की सजा नहीं दी जा सकती है जो वो काम करते समय अपराध था ही नहीं। जैसे मान लिया किसी को चिढ़ाना कानून में अपराध नहीं था 2020 में, और आज कानून बदल गया और हुआ कि नहीं, अब चिढ़ाने की सजा होगी। ठीक है, तो किसी ने 2020 में किसी को चिढ़ाया तो क्या आज केस करके उसको सजा दिलवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब उसने काम किया उसमें अपराध नहीं था। ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। यानी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप कन्फेस करो कि आपने गलत किया है। ठीक है, वो स्वेच्छा से बोले कि हाँ मैंने एक क्राइम किया, वो अलग की बात है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है दबाव नहीं डाल सकती है। हाँ, माने आप जबरदस्ती उससे नहीं कबूल करवा सकते हो। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट लेना है, पीट पीट के लेना है, वो गलत है। ठीक है, किसी को पीटने का अधिकार कानून में नहीं मिला हुआ है और किसी से आप जबरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो ये है। तीसरा जो है आर्टिकल 265 संविधान का, वो बोलता है कि कोई भी टैक्स बिना कानून के नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि टैक्स हमेशा सोवरेन लगाती है, सरकार लगाएगी। तो किसी भी चीज को यदि टैक्स के तौर पे वसूलना है तो उसका कानून होना चाहिए, या तो पार्लियामेंट से पास किया हुआ या स्टेट लेजिस्लेचर से पास किया हुआ। कोई ब्यूरोक्रेट अपने मर्जी से कोई नया टैक्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो टैक्स जो है हमेशा बिना कानून के कोई टैक्स का कलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इसको सर ग्राउंड लेवल पे देखें, अगर कोई गांव में रहता है तो लाइक सड़क पे अगर पुलिस खुद से रोक के टैक्स वसूलती है, जैसे गाड़ियों से, वाहन से, कि टैक्स लगेगा, तो वो गलत है। वो गलत। बिल्कुल सर इसके बाद आएंगे, जैसे लाइक आपके लाइफ में आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए जिससे आपके लाइफ में चेंजेस भी आए। तो सर क्या आईआईटी से जब आप आईआरएस का सफर आपने तय किया, फिर आपने लॉ और अब जज, इतने बड़े बदलावों के पीछे आपकी मतलब क्या सोच थी? क्या शुरू से ही सोचा था कि यहाँ तक पहुंच जाऊंगा? या नहीं, शुरू में कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता है। और आप 15 साल 17 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि तुम बता दो कि अगले 30 साल 40 साल में क्या करोगे, वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये लाइफ का फ्लो होता है। और जैसे आज हम एआई के बारे में सोचते हैं, तो क्या 1980 में कोई एआई के बारे में सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। तो जब आप डिसीजन लेते हैं उस समय की परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से आप सोचते हैं। तो हम लोग पढ़ने में
ठीक ठाक थे, सारे सब्जेक्ट में अच्छे थे, और जिस सामाजिक परिवेश में रहते थे वहाँ ये धारणा थी बड़े बूढ़ों की कि यदि आप साइंस पढ़ सकते हो तो साइंस पढ़ो, आप साइंस पढ़ने के लायक नहीं हो तभी आप आर्ट्स पढ़ो। तो हम सारे सब्जेक्ट में अच्छे थे इसलिए साइंस पढ़े। उस समय साइंस में अच्छे थे, मैथमेटिक्स में अच्छे थे। फिर पता चला कि IIT नाम का एक कॉलेज है, तो उसका टेस्ट दिए तो IIT में चले आए। अब IIT में आने के बाद और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं तो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहता था, हाँ। बट घर वाले उससे परेशान हो जाते थे, उनको लगता था कि भाई बेटा अमेरिका चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। और फिर बीइंग अ बिहारी, एक वहाँ सोसाइटल प्रेशर है कि जो सबसे अच्छी नौकरी है, अच्छा पोस्ट है, वो सिविल सर्विसेज है। और ये घर वालों को भी करीब करीब पता चल गया था कि IIT से काफ़ी बच्चों का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, तो वो एक सोशल प्रेशर काम करता है कि तुम दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। तो उस बिहार वाले सोशल प्रेशर के चलते हमने सिविल सर्विसेज दे दिया, तो फिर सिविल सर्विसेज में आ गए। अब जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप रिजाइन करने के लिए नहीं ज्वाइन करते। बिल्कुल। ज्वाइनिंग के टाइम में तो यही था, यहीं से रिटायर होंगे। हाँ। बट आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको एक नई दुनिया दिखती है, नई चीजें पता चलती है, क्योंकि आपको जो भी पता है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो जब IIT में एंटर कर रहे हैं उसमें तो ये सारी चीजें मालूम नहीं है। जैसे अमेरिका जाने की इच्छा, ये IIT में जाने के पहले नहीं थी, लेकिन IIT में गए तब पता चला कि हाँ IIT वाले तो आधे से ज्यादा अमेरिका जा रहे हैं, तो हम भी जा सकते हैं। तो वैसे ही जब सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया, फिर थोड़ा लीगल फ्रेटर्निटी को ऑब्जर्व किया, और सिविल सर्विसेज में सैलरी काफ़ी लो हुआ करती थी, तो उस समय लगा कि नहीं, लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और लॉ करके हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी जी सकते हैं। तो इसलिए हमने पार्ट टाइम लॉ किया और फिर रिजाइन करके लीगल प्रैक्टिस में आ गए। जी सर। सर फिर अभी आपका जो जज बनने का सफर है, तो क्या आपने मतलब लॉ करते टाइम सोचा था कि मतलब जज भी बनूंगा? नहीं, उस समय नहीं सोचा था। उस समय तो ये सोचा था कि लीगल प्रैक्टिस करनी है। सो 20 सालों से मैं एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहा था, और इसी बीच में GSTAT कोर्ट का गठन हुआ और उसकी वैकेंसी आई। तो एक चीज करते करते आदमी बोर हो जाता है, और ये चेंज नहीं है, ये लीगल फील्ड का ही एक्सटेंशन है। एज ए लॉयर जो हम काम करते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, यही काम एज ए जज बन के आपको करना है, एज ए न्यूट्रल पर्सन बन के करना है। तो जो नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट डाइवर्सिटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे अच्छे जजमेंट लिखे जाएं और एक सोशल सर्विस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से की जाए, तो इसलिए हमने अप्लाई कर दिया और लकीली सिलेक्शन हो गया। सर आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मतलब ऐसा फैसला था जिसका उस समय विरोध हुआ लेकिन बाद में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई हो? जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके चलते जो सिविल सर्विसेज रिजाइन करने का फैसला था, ये जो घर पे या रिलेटिव के बीच में ये किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बिहार में ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि सिविल सर्विसेज से भी बेहतर कोई चीज़ हो सकती है, या वकालत IRS अफसर से बेहतर हो सकता है। लोगों को ये डर भी था कि पता नहीं यदि वकालत नहीं चली तो क्या होगा, खाने पीने के वांदे ना हो जाएं। लेकिन नौकरी छोड़ने के 2 साल के अंदर ही मैं हर तरीके से वकालत के प्रोफेशन में इस्टेब्लिश हो गया, और फिर हमने कुछ ऐसे काम किए जो नौकरी में रहते हुए नहीं किया जा सकता था। जैसे हमने एक स्कूल, चैरिटेबल स्कूल चालू किया है, बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह हम लोग देते हैं। तो बाद में ये डिसीजन सबको सही लगने लगा और एक्सेप्टेबल हो गया, तो ये एक ऐसा डिसीजन था। तो सर थोड़ा सा और पीछे जाना चाहेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि मैंने रिजाइन किया, तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता था कि जो फैमिली के रिलेटिव्स हैं वो ऐसा सोचने लगे हैं कि मतलब जस्ट लाइक आप पागल हो चुके हैं? लाइक हमारे यहाँ तो यही है कि UPSC मतलब कि भगवान से मिलना और UPSC में पास कर जाना दोनों सेम ही चीज है। हाँ, लोग
कई लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, तो आपकी अपनी थॉट प्रोसेस भी डेवलप होती है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं लोगों के सोच को सेटिस्फाई करने के लिए काम करूं या अपनी सोच को सेटिस्फाई करने के लिए काम करूं। यदि मैं ये सोच के काम करता रहूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी सही काम कर ही नहीं सकते। जैसे तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो बोलते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैं रघुनाथ की कहानी लिख रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरी गिनती महान कवियों में होगी, मुझे मालूम ही नहीं कि इस ग्रंथ की जरूरत है या नहीं है, राम की कथा तो पहले से अवेलेबल है। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे राम कथा कहना और सुनना अच्छा लगता है। तो जो स्कूल का बच्चा है वो अपने पसंद की चीज नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको इतिहास पसंद है और आप साइंस में भी अच्छे हैं और आप बोलो कि पापा मैं तो इतिहास पढ़ूंगा, तो पापा क्या करेंगे, दो लापा लगाएंगे, कूट देंगे, ठीक है। तो वहां आपको फ्रीडम नहीं होता, आप खुद एस्टेब्लिश नहीं हो, तो आप पेरेंट्स बाकी लोग कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद आप एस्टेब्लिश्ड हो, आपकी आइडेंटिटी है, अब परिवार जबरदस्ती आपसे कुछ काम नहीं करा सकता है। तो उस समय आपकी जो मैच्योरिटी है उसके हिसाब से मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। तो ये जो नौकरी से इस्तीफा देने का कार्यक्रम है वो स्वांतः सुखा है। लोग क्या सोचेंगे वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं, आज के डेट में जब मैंने ज्वाइन किया IRS, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। मैं कभी नहीं बोलता कि वो गलत डिसीजन था, लेकिन जब छोड़ा तो छोड़ना भी मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था उस पॉइंट ऑफ टाइम। सर लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला मैंने छोड़ा, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप वकालत में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था, हाँ हो सकता था, तो फिर मतलब आप क्या करते, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उधर से भी गया इधर से भी गया। जैसे हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि दो नाव पे पैर मत रखिए, एक ही नाव पे चलिए। नहीं, लाइफ में कोई त्रिकालदर्शी नहीं है जो बता दे कि आगे क्या होने वाला है जी, ठीक है। लाइफ अनिश्चित है और यही लाइफ को प्रासंगिक बनाता है। सब चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाए तो लाइफ का मजा खत्म हो जाएगा। जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, बट हर आदमी प्लानिंग करता है और मैंने भी प्लानिंग की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने प्लानिंग नहीं की थी। जब आप सरकार छोड़ते हैं, दो नाव पे पैर नहीं रखा, एक नाव से पैर हटा लिया, IRS से पैर हटा लिया, ठीक है, एक ही नाव पे पैर। जब आप गवर्नमेंट जब ज्वाइन करते हैं ना, तो यू ज्वाइन फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, और कोई नहीं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो आप मार्केट एट लार्ज के लिए छोड़ते हैं, आप किसी एक आदमी के लिए नहीं छोड़ते। तो वकालत करना एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं किसी दूसरे लॉ फर्म को ज्वाइन कर लूँ। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी चाहिए टैक्स एक्सपर्ट, उनको ज्वाइन कर लो, वो तीसरा ऑप्शन था। मैंने मास्टर ऑफ लॉ किया हुआ है US से, तो मुझे लॉ स्कूल का प्रिंसिपल बनने का भी ऑफर था। अच्छा, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स अच्छा है तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा सकता था जी। तो ये कहना कि मैंने ये बिल्कुल ठीक है कि शायद वकालत ना चले, ठीक है, तो फिर और ऑप्शन थे मेरे पास, बट ये कहना कि ये सब जगह फ्लॉप ही करेंगे, ठीक है, वो ठीक नहीं। और इसी का नाम है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो मुझे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में मल्टीपल एवेन्यूज है और हर जगह में फेल नहीं हो सकता। तो सर ये कॉन्फिडेंस लाइक आप क्या कहेंगे, मतलब घर से आया, या घर से कहने का मतलब है कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली में कोई एक ऐसा मतलब हमारा गार्जियन है जो शुरू से ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखा है लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, या आपने ये खुद से विकसित किया? देखिए जो कॉन्फिडेंस है ये किसी एक पॉइंट पे नहीं आता है कि कल कॉन्फिडेंट नहीं थे आज कॉन्फिडेंट हो गए। कॉन्फिडेंस जो है ये सम टोटल ऑफ लाइफ जर्नी है। तो हम लोग जहाँ से आते हैं, गांव है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, और वहाँ से आके जैसे एक टेस्ट दिया तो मुझे स्कॉलरशिप मिला हुआ है क्लास 5th से लेके जब तक मैं पढ़ाई किया था, हाँ ठीक है, तो वो पास किया। दूसरा नेशनल रूरल स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, वो पास किया। KR स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिया, वो पास किया। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने दिए
वो सारे हमने पास किए। मैंने ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो मैं फेल किया। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मेरी एकेडमिक औकात बहुत अच्छी है, ये कॉन्फिडेंस देता है। गवर्नमेंट में रहते रहते भी जो ट्रेड के लोग आते हैं, जिस तरीके से डिस्कशन होता है, जो आपके जुरिस्डिक्शन में है वो आपको भाव देता है, वो एक अलग टाइप का भाव है। बट जो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, कभी मेरे जुरिस्डिक्शन में था बट आज नहीं है, और वो भी आके कुछ सलाह मशविरा करता है, तो उससे लगता है कि नहीं, मुझे जो आता है इसकी वैल्यू है एंड आई विल नॉट गो रॉन्ग। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो सर क्या कभी ऐसा भी रहा कि कोई ऐसा फैसला आप ले लिए हो और रात भर की नींद उड़ गई हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट लाइफ में ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं कि जिससे आपकी नींद गायब हो जाए। बट आई नेवर रिपेंटेड ऑन एनी डिसीजन ऑफ माइंड। जो भी डिसीजन लिया ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। सर अब आपके पर्सनल लाइफ पे फिर से आना चाहेंगे, क्योंकि आपको और मैं नहीं जानूं या दर्शक नहीं जाने तो ये ज्यादा मतलब कोताही हो जाएगा। आपके माता पिता की कौन सी सीख आज भी हर फैसले में साथ रहती है? ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, जैसे फादर, पढ़ने के क्रम में मैंने जब भी उनसे पूछा कि क्या पढ़ूं, जैसे हमने पूछ लिया साइंस पढ़ूं, आर्ट्स पढ़ूं, उन्होंने कभी भी अपना डिसीजन मुझे थोपा नहीं। जो उनको पसंद हो। वो हमेशा बोले वो करो जिसमें तुम सबसे अच्छे हो, जो तुम सबसे अच्छा से कर सकते हो। तो गांव से आके एक बड़ी बात है, ठीक है। सोसाइटी का भले है कि आपको साइंस पढ़ना है, बट उन्होंने हमको हमेशा फ्रीडम दिया। यहाँ तक कि जैसे नौकरी छोड़ने की बात, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं नौकरी छोड़ूं, क्योंकि उनके लिए इससे बेहतर कुछ था नहीं, लाइफ स्टेबल चल रहा है। लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरे ऐसा मेरा इरादा है और मैं वकालत करना चाहता हूँ। तो वहाँ भी उन्होंने विटो नहीं लगाया, उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की कि तुम छोड़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या डांट के बोला हो कि बेवकूफ हो गए हो, क्यों छोड़ रहे हो। वो बोले कि मेरी इच्छा है कि तुम मत छोड़ो, लेकिन आगे जो तुमको अच्छा लगे सो तुम करो। तो ये फ्रीडम उन्होंने दिया। मदर हैं, फादर हैं, दोनों एक हमेशा बात बोलते हैं कि बी कंपैशनेट। आप जहां भी रहो मदद करो, दयालु रहो, दूसरे की परिस्थिति कैसी है ये समझने की कोशिश करो, और क्रुएल्टी से दूर रहो। तो ये चीज जो है, जो आप लोग हमेशा इसको फॉलो करते हैं, एंड उस पॉवर्टी वाले टाइम में भी घर वालों ने किसी का हक नहीं मारा, छोड़ा ही अपना, और वो चीज आज भी अपने साथ चलती है। तो सर आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम है या कोई भी मतलब ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, या पेरेंट्स भी बच्चों पे एक बोझ डाल देते हैं, बोझ नहीं बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे हिसाब से बच्चा चले। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपके फादर ने आपको वो फ्रीडम दिया, तो आज के भी टाइम में जो गुड पेरेंटिंग है कहीं ना कहीं वो इसी से निकलती है कि आप बच्चे को फ्रीडम दें कुछ जगह पे। हाँ, देखिए, गुड पेरेंटिंग यही है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन का बोझ बच्चों पे ना डालें। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं, बट बच्चों की कैपेबिलिटी का भी ध्यान रखें। आप ये नहीं बोल सकते कि हर हालत में तुमको ये करना ही होगा, पता नहीं बच्चा करने में समर्थ है नहीं समर्थ है। तो आप काउंसलिंग कीजिए, अपनी इच्छा बताइए, बट अल्टीमेटली बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, ये छूट तो उसको देनी ही पड़ेगी। आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो भी तभी होगा जब बच्चे को थोड़ा फ्रीडम दें, जब उसमें पैशनियत होकर काम करें। बिल्कुल सर। फाइनल मैसेज, जैसे पहला पॉडकास्ट जो मैंने आपके साथ किया था, तो आपके वेदांता पब्लिक स्कूल के बहुत से बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस आया था कि भैया आपने तो भौकाल मचा दिया सर के साथ पॉडकास्ट करके, कि सर से अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मिलिएगा, अगर पॉडकास्ट कीजिएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि सर वेदांता पब्लिक स्कूल के बच्चों से कितना प्यार करते हैं। नहीं, वेदांता स्कूल के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी विद्यालय जाता हूँ हर एक क्लास के बच्चे से मिलता हूँ, हर एक क्लास में जाता हूँ। और 2021 में स्कूल चालू हुआ
कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर ने हमको डांटा है। मैंने किसी बच्चे को नहीं डांटा है और सबसे प्यार मोहब्बत है। और मैं चाहता हूं कि वेदांता स्कूल का प्रत्येक बच्चा मेरे से ज़्यादा अच्छा करे और समाज के सामने मेरे से अच्छी मिसाल पैदा करे। जी, तो दोस्तों आज हमारे साथ थे श्री प्रमोद कुमार राय जी, जिनके बारे में आप लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में भी कुछ चीज़ों को जाना ही था, लेकिन इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर, उसके बाद फिर जो सिस्टम है उसके ऊपर, और इसके अलावा भी जैसे हमने इनके बुक के भी बारे में भी जिक्र किया। तो सर आपका जो बुक है टुन टुन, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र नहीं किया था। तो ये बुक किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? अगर कोई उसको खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है? हमारी एक किताब है टुन टुन परस्यूट ऑफ एजुकेशन इन डॉरीलैंड जी। ये किताब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है जी। और ये करीब करीब मेरी ऑटोबायोग्राफी है जी। मेरी ही जीवनी है, मेरी लाइफ स्ट्रगल है। गांव के विद्यालय से मैं कैसे आईआईटी में पहुंचा, कैसे आईआरएस में गया, कैसे वकालत शुरू किया, और ये थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में है किताब। अच्छा। ठीक है, जैसे 3 इडियट जो फिल्म थी, हाँ, उसमें जिस तरीके की कहानी है उस तरीके की कहानी है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी जगह हंसी भी आएगी और सीरियस टाइप की किताब नहीं है, उसमें काफ़ी कॉमेडी है। बिल्कुल। दूसरी जो किताब है वो है कंट्रा कंसिलिएशंस ऑफ टुन टुन, जो दोस्तों आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, ये टुन टुन के विचार हैं, यानी मेरे विचार हैं बहुत सारे सब्जेक्ट पे, जैसे भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, क्या आपको लाइफ में सेल्फिश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक उसमें फिलॉसफिकल है, कुछ सटारिकल है, कुछ सोसाइटीज के रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो उस तरीके के ज्ञान की बातें उस दूसरे किताब जो लगभग हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बुक खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में जैसे सर ने अभी गॉड के बारे में भी बात करा कि दूसरे बुक में है, तो जरूर प्रयास करेंगे कि एक भगवान के ऊपर भी सीरीज लेके आए, जिसमें हम जानना चाहेंगे सर से कि सर का क्या मत है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। थैंक यू दोस्तों, शेयर द वीडियो। जय हिंद।